Welcome everyone. Welcome to Super Kalam. Welcome to the Power Wrap Up series for current affairs, wherein we are going to cover the entire 2023's important topics. Total 100 topics हम cover करने जा रहे हैं. हर क्लास में 10 topics cover करेंगे. टोटल हमारे पास 10 classes होंगी और ये है हमारी क्लास नंबर 1. Also, before we start this session, I would like to show all of you that we are covering all the important legislations today, all the important acts, amendments, laws through the help of mind maps. अब अगर आपको ये mind maps चाहिए तो करना क्या है, सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, which is Super Kalam IAS. The link is also given in the description box, wherein you will find all the class tests, the notes, mind maps, all the important current affairs wrapped up. ओके चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. वेलकम टू सेशन नंबर 1. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नारी शक्ति वंदन. अब ये नारी शक्ति वंदन क्या है? अभी रिसेंटली ना सितंबर के महीने में 2023 में एक एक्ट आया विच वाज 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023. okay now see that this is going to be really important. okay अब होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास किया, जो कि 1/3 रिजर्वेशन देता है महिलाओं को लोकसभा में, स्टेट असेंबली में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की असेंबली में भी. अगर हम रिजर्वेशन ऑफ विमेन की बात करें ना, देयर हैव बीन न्यूमरस मूवमेंट्स इन द पास्ट आल्सो वेयर पीपल हैव डिमांडेड seats to be reserved for women in these legislative houses and assemblies. For example, 1931 में क्या हुआ था, नेशनल मूवमेंट आप देखेंगे जहां पर 3 women bodies they wrote a letter to the British prime minister. Why? They requested for reservation of women during the national movement. okay then another important impact is of this particular demand was seen in Government of India Act 1935, jahan par this act granted separate women electorates. बट इन्होंने ना कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड होती है वो इसमें इस एक्ट में नहीं ग्रांट की गई थी. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी महिलाओं के रिजर्वेशन के ऊपर काफी डिबेट चली थी, विच वॉज फाइनली रिजेक्टेड बाय बिलीफ ये था कि डेमोक्रेसी में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी ग्रुप्स के लिए. इट शुड नॉट बी फेवरेबल टू ओनली वन ग्रुप. दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान भी ड्राफ्ट बनते बनते ये डिबेट दब गया था. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब इंडिपेंडेंस के बाद आप देखोगे कि कमिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन वाज क्रिएटेड इन 1971. इस कमिटी ने बोला कि लोकल बॉडीज में विमेन महिलाओं की रिजर्वेशन होनी चाहिए. सिमिलरली आप देखोगे 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट निकल कर आए थे, जिन्होंने ये कंपल्सरी किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को 1/3 सीट्स जो है लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी. Now, when this act has been passed, this is again a milestone because this act is giving actual reservation of 1/3 seats of women in Lok Sabha and state legislative assemblies. यहाँ पर दो नए आर्टिकल्स हैं जिनको ऐड किया गया है, आर्टिकल 330A एंड आर्टिकल 332A. दोनों ही आर्टिकल्स क्या कहते हैं कि 1/3 सीट्स ऑफ विमेन विल बी रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके अब इस एक्ट के अंदर, इस अधिनियम के अंदर सनसेट क्लॉज भी ऐड किया गया है. ओके सनसेट क्लॉज ये बोलता है कि सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है, सनसेट मतलब सूरज ढलता है, तो देयर इज एन एक्सपायरेशन ऑफ द रिजर्वेशन आल्सो. सो द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन विल सीज, दैट मींस इट विल एक्सपायर आफ्टर 15 इयर्स. 15 साल तक रिजर्वेशन रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा. देन न्यू सेट ऑफ रिजर्वेशन विल बी क्रिएटेड. जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 जो पास हुआ था, उसमें भी 33% सीट्स हैं महिलाओं की जो JNK और पुडुचेरी असेंबली में रिजर्व की गई हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब यहीं पर मैं कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाने वाली हूं आप लोगों के साथ, ताकि हम इसको और डिटेल में पढ़ सके. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखोगे 81st अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही है. 1996 में ये अमेंडमेंट लेकर आया गया. And this has been asked a lot of times in prelims exam as well. This particular amendment bill basically introduce the 1/3 seats reservation for women in Lok Sabha and state assemblies. ये इसका की provision था, but ये lapse हो गया. क्यों ये bill हो गया lapse? So I will write it down over here. Why did this bill lapse? Because of the, write it down, dissolution of 11th Lok Sabha.
ओके, दैट इज वाई बिल भी लैप्स हो गया, क्योंकि सदन ही लैप्स हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है 84th अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये आता है 1998 में। अब ये बिल क्या करता है? दिस बिल बेसिकली प्रपोज्ड, राइट इट डाउन, इट प्रपोज्ड enactment the proposed enactment aimed to grant 15-year reservation for women in Lok Sabha, in state legislative assembly and in national capital territory of Delhi। 1998 में अभी जो आप देख रहे हो ना, सनसेट क्लॉज के साथ 15 साल के एक्सपायरेशन के साथ 1/3 सीट को रिजर्व करने की बात की जा रही है। सेम बात 84th अमेंडमेंट बिल में भी की गई थी, बट व्हाई डिड इट लैप्स? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन था, क्योंकि 12th लोकसभा जो असेंबली थी वो डिसॉल्व हो गई थी, दैट इज वाई। सिमिलरली 85th अमेंडमेंट बिल आता है 1999 में। अगेन उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लैक ऑफ कंसेंसस था, तो ये बिल लैप्स हो जाता है। इसमें भी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की गई थी लेजिस्लेटिव बॉडीज में। देन आता है 108th अमेंडमेंट बिल जो 2008 में आता है। अगेन वो भी लैप्स हो जाता है बिकॉज 15th लोकसभा असेंबली लैप्स हो गई थी। एंड फाइनली हमारा आता है 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि 2023 में आता है। और इस बिल में बात की जाती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सहमति के साथ 33% रिजर्वेशन महिलाओं का अप्रूव कर देते हैं। कहां पर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सो दिस इज द स्टेटस ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया राइट नाउ। क्या आपको पता है एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आप चाहती हूँ आप लोग लिखें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एसे ऑल्सो। इंडिया की फिलहाल जो रैंक है वो है 48th आउट ऑफ 146 इन दी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि पब्लिश हुई थी 2022 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विच इज गिवन टू वुमेन इन इंडिया। ओके, सो ये था हमारा पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो कि हमने फटाफट से समराइज किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन पे, जो कि हमने डीएनए क्लासेस में भी काफी बार पढ़ा है, सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है 1952 का, उसको अमेंड किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ चेंजेस लेकर आना। वी नो दैट मीडिया हैज इवॉल्व्ड, सिनेमा हैज इवॉल्व्ड, है ना। अब आज से 15-20 साल पहले जाओगे तब से और आज का सिनेमा, इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। So, the Cinematograph Act 1952 basically has been amended by establishing the CBFC, Central Board of फिल्म सर्टिफिकेशन को स्टैब्लिश किया गया है। सीबीएफसी क्या करता है? सीबीएफसी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है। ठीक है, तो जो भी फिल्म्स दिखाई जा रही है आपको, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस होंगे, किस कैटेगरी में उसको डाला जाएगा, अंडर यूए कैटेगरी में डाल रहे हो या अडल्ट कैटेगरी में, बोल्ड कैटेगरी में ए सर्टिफिकेट मिल रहा है मूवी को, एस सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये सारे डिसीजन होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। अब इस सीबीएफसी में क्या होगा? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है और एक चेयरमैन होता है। बट दिस अमेंडमेंट सेज, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अब से ना 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन मिलेगी अंडर अडल्ट कैटेगरी में, UA7+, UA13+ एंड UA16+। अब ये रिकमेंडेटरी है इन नेचर, मतलब रिकमेंड किया गया है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी मूवी। ओके, और मूवीज में ना 2 तरीके के सर्टिफिकेट लगेंगे, अडल्ट या एस सर्टिफिकेट। इसके लिए अलग से आपको अगर टीवी पे डिस्प्ले कर रहे हो तो अलग परमिशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस एक्ट में ना सेक्शन 6 को ओमिट कर दिया गया है। ये ओमिट करने का डायरेक्शन कब दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस KM शंकरप्पा केस 2000 में ये रिकमेंडेशन दिया था, जिसको अब फाइनली इस अमेंडमेंट में अप्लाई किया गया है। तो बेसिकली इट सेज दैट सेंटर कैन नॉट एक्सरसाइज रिविजनल पावर्स ऑन फिल्म्स which already are certified by CBFC। CBFC ने सर्टिफिकेशन दे दी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिर से रिवाइज करे, फिर से कोई और सर्टिफिकेशन दे, ये अलाउड नहीं है। तो इस सेक्शन को ऐड किया गया था, फाइनली इसको ओमिट कर दिया है इस एक्ट से, यानी कि सेंटर कैन ऑल्सो एक्सरसाइज रिविजनल पावर्स नाउ। समझ रहे हो? तो यहाँ पर अपर हैंड किसको मिल रहा है? अब बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लेट मी नो, आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। यस,
सेंटर को मिल रहा है अपर हैंड। कुछ लोग बोलते हैं कि जितने भी 2023 में एक्ट्स पाए गए हैं ना, उसके अंदर सेंटर का थोड़ा-सा अपर हैंड है। हर एक्ट के अंदर आप देखोगे थोड़ा कंट्रोल, एग्ज़ीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर का बढ़ाया गया है इनडायरेक्टली, ओके? सिमिलरली ये तो हो गया हमारा सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आया है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल भारत निधि, जो कि आया है टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के अंडर। आपको पता है काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉज़ हैं जिनको रिप्लेस किया गया है। ऐसे ही इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट, ये सारे पुराने एज ओल्ड 1950 1800s के एक्ट हैं, जिनको अब अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया है। Because why? Since 1950 till now, things have changed a lot. Society has changed. Thinking pattern has changed. That is why this kind of change was important. Telecommunication Act 2023 रिप्लेस करता है इन तीनों पुराने एक्ट्स को जो कि ब्रिटिश एरा के टाइम पीरियड के हैं. ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द ब्रिटिश एरा, है ना? सो बेसिकली अब सैटेलाइट इंट्रोडक्शन हो गया है मीडिया में भी. सो क्लैरिटी फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैव बीन इंक्लूडेड इन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट. आपको पता है कि अब सेंटर से अप्रूवल लेना ज़रूरी हो गया है, ठीक है? कोई भी आप टेलीकम्युनिकेशन के अंडर चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, यू हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. तो मैंने आपको क्या बताया था? सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा-सा अपर हैंड हो रहा है. समझ रहे हो मेरी बात? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि जब भी हम टेलीकम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा हाउ दे वर कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन. क्योंकि अभी अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई है ना अरुणा असफ अली मैम के ऊपर, याद है सभी को, है ना? तो हमारी वेरी स्ट्रॉन्ग उषा मेहता मैम के ऊपर भी एक मूवी आई है, राइट? अरुणा असफ अली मैम के ऊपर तो एक छोटा-सा प्ले आया था, बट उषा मेहता मैम के ऊपर एक रीसेंट मूवी आई है, राइट? तो कैसे उस टाइम पर टेलीकम्युनिकेशंस पे भी इम्पोजिशंस लगाई थी ब्रिटिशर्स ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पढ़ना. फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सेंटरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लागू किया था टू साइलेंस द प्रेस. ओके, ये पॉइंट याद रखना है, जिसको रिट्रैक्ट किया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 1818 में. अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि भैया रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ड्रॉबैक, किसी चीज को वापस ले लेना, ठीक है? तो ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड में आपको बताया है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि यहाँ पर ना अगर आपको टेलीविजन पे कोई भी चैनल शो करना है, कोई भी सीरीज या सीरियल शो करना है, स्पेक्ट्रम असाइन किया जाता है. वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के थ्रू असाइन किया जाता है कि आपको कौन सा स्लॉट अपने लिए अपने चैनल के लिए बुक करना है ना? उस केस में सेंटर की परमिशन लेना जरूरी है. गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. सेकेंडली, डिजिटल भारत निधि को स्टैब्लिश किया गया है. क्या है डिजिटल भारत निधि? इट इज अ काइंड ऑफ फंड टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड एरियाज. जहां भी ऐसे रूट एरियाज हैं वेयर द सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, वहां पर सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी थ्रू डिजिटल भारत निधि. ओके, एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि ये जो बिल है ये क्या करता है कि इट इज गोइंग टू स्टॉप द शॉर्ट ऑफ, यू कैन से, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म की सर्विसेज होती है ना, एडजेसेंट सर्विसेज, तो वो भी काफी सर्विसेज काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट की जाएंगी टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है. दैट मीन्स ओटीटी पे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो भी इंक्रीज होगा इस एक्ट के अंदर अंदर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब इसी के तहत ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को चाहती थी पढ़ाना, जो कि है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023. एनीथिंग रिलेटेड टू जर्नल्स, मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीकम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. So here in this particular act a new change has been implemented, which is कि अगर आपको किसी भी तरीके का फॉरेन पीरियोडिकल इंडिया में प्रिंट करवाना है तो अगेन उसमें सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत होगी. और पीरियोडिकल्स में सिर्फ बुक्स नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज या एकेडमिक जर्नल्स नहीं आएंगे. ये पॉइंट याद रखना है कि वो बुक्स जो कि एक्ट के कवरेज से बाहर हैं वो पीरियोडिकल्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इट विल नॉट इंक्लूड बुक्स विच आर आउटसाइड द कवरेज ऑफ द एक्ट. जो नॉलेज, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैव बीन डिफाइंड इन दिस एक्ट विल ओनली बी पब्लिश्ड थ्रू बुक्स or any kind of journals. So again you will see central government's control over the books, the print media is also increasing through these acts. ठीक है, यही चीज पॉइंट आउट ऑपोजिशन भी कई बार कर चुका है कि आप इन एक्ट्स में देखोगे थोड़ा सा हिंट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेंट होने का. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? वेरी वेरी गुड.
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, विच इज द क्रिमिनल लॉज गेटिंग रिप्लेस्ड। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्रिमिनल लॉज रिप्लेस किए गए हैं, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड वेरी गुड इंडियन पीनल कोड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। सुरक्षा का मतलब होता है सिक्योरिटी, भारतीय इज इंडियन, सुरक्षा मीन सिक्योरिटी, नागरिक इज सिटीजन, एंड संहिता तो आपका बिल हो जाता है, ठीक है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 hints towards the British era. That is why it has been changed and replaced with this particular act. अब इसमें होगा क्या, आपको पता है कि crimes have taken a very different form right now. So अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी अगर मान लीजिए आप गिल्टी पाए जाते हैं। मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी जाएगी कि आप किसी भी इंसान को ऑर्डर कर सकते हो, उसका सिग्नेचर का आपको स्पेसिमेन चाहिए, कोई भी प्रूफ किसी से चाहिए, हैंड राइटिंग का कुछ स्पेसिमेन चाहिए, फिंगर इंप्रेशन, वॉइस सैंपल्स चाहिए, यू कैन ऑर्डर एंड द अदर पर्सन हैज टू ओबे इट, तो ताकि क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस हो सके। ये नहीं कि ऑर्डर कर दिया मैजिस्ट्रेट ने, अब सालों साल हो गए, प्रूफ्स और कलेक्ट एविडेंसेस कलेक्ट ही नहीं हो रहे, दिस विल नॉट हैपन नाउ। अरेस्ट करने का प्रोसीजर, प्रोसिक्यूशन का प्रोसीजर, बेल मिलने का प्रोसीजर, सब कुछ इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर मेंशन किया जाएगा। एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो था वो 1973 का था। दिस एक्ट वाज रिपील्ड नाउ, फाइनली इस एक्ट को रिपील करके सीआरपीसी एग्जिस्टिंग लेकर आया गया था और इसको 1861 में पहली बार इनैक्ट किया गया था। यहां तक कि दिस पर्टिकुलर संहिता और दिस पर्टिकुलर अमेंडेड बिल, इट हैज चेंज्ड 160 सेक्शंस, 9 सेक्शन नए ऐड किए गए हैं। एंड द अक्यूज्ड इन दिस बिल हैज टू स्पेंड हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिटेंशन, और उसको पर्सनल बॉन्ड लेकर रिलीज किया जा सकता है अगर उसने कम से कम अपने टोटल जो उसको सजा मिली है उसका हाफ सजा भी अगर पूरी कर ली है, तो पर्सनल बॉन्ड देकर ही कैन बी रिलीज्ड और शी कैन बी रिलीज्ड, बट इट डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यही एविडेंसेस की जब बात आती है तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी है हमारे पास, विच वॉज इनएक्टेड इन 1872। तो अब क्या हुआ है, बिकॉज सी नाउ यू गाइज हैव मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, आईपैड, सब कुछ है, तो एविडेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड डिजिटली ऑल्सो, ऑडियो नोट होते हैं, वीडियोज होती हैं। सो दिस इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज नॉट इंक्लूडिंग द डिजिटल एविडेंसेस, दैट इज वाई इट हैड टू बी चेंज्ड। सो वी हैव ब्रॉट भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य का मतलब ही होता है विटनेस, okay? So now the digital records can be accepted as evidence in this new bill. It will have the same legal effect as the paper records, जैसे पेपर पे written proof होता है ऐसे ही digital record को भी accept किया जाएगा। It also allows oral evidence, electronically audio notes वगैरह। joint trial, अगर एक सेम ऑफेंस है, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, उनका जॉइंट ट्रायल यहाँ पर करवाया जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग सबको ट्रायल पे बुलाया जाए, सो दैट इट कैन सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट। एंड मॉडर्नाइज, इट हैज मॉडर्नाइज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग एविडेंस इन द कोर्ट नाउ, चाहे वो पिक्चर्स हो, वीडियोज हो, स्क्रीन शॉट्स हो, ऑडियो नोट्स हो, एटसेट्रा, ओके। तो और एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको भी डिजिटाइज करने की बात की गई है इस एक्ट के तहत, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया है, 5 सेक्शन रिपील किए गए हैं पुराने एक्ट से, ठीक है। और यहीं पर फिर आ जाता है हमारा भारतीय न्याय संहिता, विच हैज रिप्लेस्ड इंडियन पीनल कोड 1860। अब देखो ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है कि जब इंडियन पीनल कोड 1860 में आया है, इससे पहले क्या एक्ट या लॉ हुआ करता था। सो बिफोर दैट वी यूज्ड टू हैव रिलीजियस लॉज, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, विच यूज्ड टू डिफाइन क्राइम्स एटसेट्रा ऑफ डिफरेंट रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन। Now, Bharatiya Nyay Sanhita, Nyay means justice. It has included the modernized way of community service as a way of giving punishment for small crimes. आपने देखा होगा, मैंने ऐसे काफी सारे फॉरेन वेब सीरीज देखे हैं जिसके अंदर कम्युनिटी सर्विस होती है, मतलब यू आर गोइंग टू ऑर्फनेजेस, you are going to rehabilitation center. If you are accused of some smaller crimes, then you have to serve for 3 to 4 weeks in those areas. You have to do seva for those people, clean the roads, etc. तो ये community service है, habit building के लिए अच्छी होती है। And also it criminalizes sexual intercourse with women by डिसीटफुल मीन्स, आप झूठे प्रॉमिस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स एक महिला के साथ कर रहे हो, फेक प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं बाद में शादी कर लूंगा, तो ऑल दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेस हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन द भारतीय न्याय संहिता, ओके। सेडिशन का ऑफेंस रिमूव कर दिया है क्योंकि सेडिशन को ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता था, बट इसकी जगह ये कहा गया है कि पेनल्टीज लगाई जाएंगी अगर ऐसा पाया गया कि यू आर इंसाइटिंग पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द नेशन, ओके।
मर्डर जैसा क्राइम है तो उसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी। कोई बहुत डेंजरसली आपने किसी को हर्ट किया है तो इस केस में 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा। ओके, सो दैट इज भारतीय न्याय संहिता। यहां तक आई गेस सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट दैट वी हैव इज डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखो, यहाँ पर सब कुछ अब डेटा से रिलेटेड हो गया है, एविडेंस से रिलेटेड हो गया है, तो आपके डेटा को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली ना 2018 से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होता है व्हेन सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट। फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट कहा गया इन द केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट? Later on, Justice Shri Krishna Committee was formed and it gave the draft version of Personal Data Protection Bill 2018. अब एम क्या है इस बिल का? डिजिटल आपका पर्सनल जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए सो दैट इट इज नॉट लीक टू द थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सनल डेटा को, चाहे वो बाहर है इंडिया के, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बोथ डिजिटल और नॉन डिजिटल फॉर्म में डेटा अगर आपके इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बट पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड फॉर पर्सनल पर्पस विल नॉट बी कवर्ड इन दिस एक्ट। आपके अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई डेटा आपने मेंटेन किया, वो इस एक्ट के कवरेज में नहीं आता। गवर्नमेंट पर्पस के लिए, नेशनल पर्पस के लिए कोई डेटा है, दैट विल बी कवर्ड इन दिस एक्ट। ओके, सिमिलरली पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन दिस एक्ट। आपका पर्सनल डेटा है, आपने उसको पब्लिक कर दिया है, तो वो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन में नहीं आता। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है आपको। ऑल राइट, चलो। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट act is registration of birth and death act 2023। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। आपको पता है बर्थ और डेथ जब होता है आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। आई रिमेंबर व्हेन माय फादर पास्ड अवे, वी हैड टू गेट हिज डेथ रजिस्टर्ड, तो हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट भी है उनका, है ना, फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज। सो दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इट इज अ पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। ओके, अब होता क्या है इस एक्ट के तहत, क्या होगा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक नेशनल डेटाबेस बनाएगा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का, और दैट वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। एंड द रजिस्ट्रेशन विल बी डन इलेक्ट्रॉनिकली। सर्टिफिकेट्स भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करके मिलेंगे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो या वो डेथ सर्टिफिकेट हो। और यही डेटा, देखो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल मेंटेन द डेटा ऑन नेशनल बेसिस, चीफ रजिस्ट्रार विल मेंटेन द डेटा ऑन स्टेट लेवल बेसिस। ओके, और मान लो किसी कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन इज नॉट हैप्पी और इज इट हैज सम प्रॉब्लम विद द बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा, देन ही और शी कैन अप्लाई टू डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और चीफ रजिस्ट्रार विद इन 30 days, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। मान लो कोई एरर है सर्टिफिकेट में या सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ, इन दैट केस। ओके, चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वैसे तो हमने कई बार डीएनए में पढ़ा है ये एक्ट, बट अगेन दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 324 रिलेट्स टू द इलेक्शन प्रोसेस। इंडिया में इलेक्शन कमीशन के पावर्स, प्रोविजन सब आर्टिकल 324 में आते हैं। सो रिसेंटली ना इन 2023 देयर वाज अ जजमेंट, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वेयरइन अ कमिटी वाज फॉर्म, जहां पर प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लोकसभा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को ना अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एडवाइस देंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में किसको इलेक्शन कमिश्नर के पोजीशन पे अपॉइंट किया जाए। अब अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट अभी रिसेंट क्यों आया, बिकॉज बेसिकली क्या हुआ था, फुल कंट्रोल ना एग्जीक्यूटिव को मिल रहा था इन मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाई इट वाज रेज्ड कि भाई एग्जीक्यूटिव का आप एक्स्ट्रा हाई रोल कर रहे हो इलेक्शन कमीशन में, दैट इज अंडरमाइनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस, है ना। सो दैट इज व्हाई इट वाज सेड कि नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी and a search committee. Search committee में it will be headed by Minister of Law and Justice. Selection committee में Prime Minister होंगे as chairman, Union Cabinet Minister होंगे which will be nominated by Prime Minister, and leader of opposition होंगे लोकसभा के। ठीक है, यहाँ पर CJI को इंक्लूड करने की बात हो रही है, बिकॉज इफ जस्ट जुडिशरी इज इन्वॉल्व देन इन दैट केस एग्जीक्यूटिव का हैंड थोड़ा सा लो हो जाता है, डोमिनेंस थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे ना इसमें अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, दैट यू हैव टू टेल मी योर ओपिनियन ऑन दी सिलेक्शन कमिटी एंड सर्च कमिटी ऑफ CEC एक्ट 2020। अरे रुको, नाउ फर्स्ट लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इस क्लास के बाद अब आप टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार।
तो आपको करना कुछ नहीं है, देयर इज अ होमवर्क दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे। ठीक है, आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ, उस होमवर्क में पार्टिसिपेट करना है एंड यू हैव टू टेल मी योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर यू कंप्लीट दिस होमवर्क। बिकॉज करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ा रही हूँ, बट आपको कितना समझ आ रहा है, हाउ मच आर यू अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच आर यू गेनिंग, ये तो पता होना चाहिए ना। So that is why this is going to be a must. After the class, you have to complete this homework and you have to tell me your scores. आप जाएंगे superkalam.com पर। Once you are on superkalam.com, आज हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। You have to solve 5 MCQs on election commission like this. Give me 5 MCQs on election commission. ठीक है, जब आप 5 एमसीक्यूज मांगेंगे, आपके सामने टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक दिया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, 5 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके अलावा कुछ टेस्ट क्वेश्चंस है जो मैं चाहती हूँ आप प्रैक्टिस करें, जिसका लिंक नीचे आप देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में आपको मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन्ड है। सो आफ्टर दी सेशन, ये जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, वो आप मुझे उसका स्कोर बताएंगे। देखो आपके सामने आ गए क्वेश्चंस, पर देखो ये आप सोच रहे होगे कि मैम करंट अफेयर्स से रिलेटेड कैसे है। करंट अफेयर 75% पार्ट होता है प्रीलिम्स का, बट क्या आपको पता है उस 75% में भी 50-60% इन्वॉल्वमेंट जीएस के कॉन्सेप्ट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल इसको रेगुलेट करता है। मॉडल प्रिजन्स एक्ट पढ़ेंगे हम आने वाले क्लासेस में, मॉडल प्रिजन्स एक्ट में प्रिजन्स कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट में, कंकरेंट में, यूनियन में। तो ये जीएस के कॉन्सेप्ट ही हुए ना जो करंट अफेयर्स के साथ इंटरट्वाइंड है, मिक्स्ड है, इसीलिए जीएस के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, आप मुझे अपने स्कोर्स बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में जो टॉपर्स होंगे उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। अफेयर्स को रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, हो ही नहीं सकता कि आपका प्रीलिम्स ना निकले।